नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट साइड, यानी कि हम पढ़ेंगे आज बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक। हम आज आपके सामने मैथमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूलों के साथ उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आए हैं, जो आपको मैथ के सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगे, यानी कि आपकी जरूरत के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, या आप किसी भी पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपना काम। शुरू करने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ना ही लाइक करना भूलिएगा, और दोस्तों शेयर तो बनता है, शेयर बनता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन तीनों चीजों को करने में कोई भी झिझक नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए सबसे पहला, बेसिकली जो जरूरत की चीजें हैं उनको हम किस तरीके से मैथमेटिक्स में ढूंढते हैं, या फिर हमें किस तरीके से परेशान करती हैं। सबसे पहली चीज, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए, है ना, समझना जरा। किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य से किसी संख्या में गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। समझना जरा कि अगर आप किसी संख्या में शून्य से गुणा करें या कोई संख्या या शून्य से किसी संख्या में गुणा किया जाए तो दोनों ही कंडीशन में गुणनफल क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। इसे मैथमेटिकली तरीके से किसी संख्या में शून्य का गुणा करना है। मान लीजिए कोई संख्या a है और उसमें हम अगर शून्य का गुणा करें तो संख्या का आंसर शून्य ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर शून्य में किसी संख्या का गुणा करें तो प्राप्त जो आंसर है ना, वो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल अगर लें तो वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, या फिर 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, या फिर 8 इंटू 0 इंटू 9 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि आप सारी संख्याओं का गुणा तो कर लेंगे, लेकिन जब उसका 0 से गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पहले फैक्ट को याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। चलिए अगला है हमारी तरफ, अगर इसको अपन देखें सेकंड नंबर पे, कि शून्य में किसी संख्या से क्या है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो, है ना, भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। यानी कि शून्य में आप किसी संख्या का भाग देंगे तो भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देख लें, 0/7, अगर आप किसी 0 में 7 का भाग दे दोगे तो भागफल शून्य हो जाएगा, है ना। अगर 0/12 कर दें तब भी आप 0 ही प्राप्त होगा, है ना। 0/1000 कर दें तो भी भागफल 0 ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के फैक्ट की तरफ। अब अगला जो हमारे पास फैक्ट है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए, किसी संख्या को, है ना, कोई भी संख्या है, यदि उसको शून्य से भाग दे दिया जाए, है ना, उसको 0 से भाग दे दिया जाए तो भागफल हमेशा इंफिनिटिव यानी नॉट डिफाइंड प्राप्त होता है। जैसे क्या कह रहा है, संख्या को शून्य से भाग देना है। किसको देना है, कोई भी एक संख्या होगी, उस संख्या को शून्य से भाग दोगे तो उसका भागफल नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटिव प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। तो कोई भी संख्या मान लो 52 ले ली, उसको 0 से भाग दे दो, तो जब भी 0 नीचे हर पे आएगा, वहां पर अगर इधर हर पर है और भाग दिया जाना है तो उसका आंसर इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। या फिर कोई भी ले लो संख्या, जब भी आप किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो भागफल आपका क्या प्राप्त होगा, जो इन्फिनिटिव प्राप्त होगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी संख्या में जीरो से भाग दोगे तो इंफिनिटिव हो जाएगा, लेकिन जीरो में किसी संख्या से भाग दोगे, है ना, तो भागफल शून्य हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सभी को याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं किसी संख्या में, चलिए अगला देखते हैं 4th नंबर का, कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होगा। यानी कि क्या कहने का मतलब है, कोई एक संख्या है, उस संख्या की घात शून्य है, तब उसका मान हमेशा 1 प्राप्त होगा। यानी कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 17 की घात अगर शून्य हो गई तो आंसर 1 होगा। मान लो 330 है, उसकी घात शून्य हो गई तो आंसर आपका 1 होगा। मान लो 36 की घात शून्य हो गई तो आंसर आपका 1 प्राप्त होगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ रही है, तो शेयर जरूर करिएगा। चलो भाई, अब यहां पर ध्यान दो, क्या कह रहा है, सुनिए। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो कैसे, कोई एक संख्या है, उसी संख्या में स्वयं से भाग दोगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो जब 1 प्राप्त होगा तो इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए 17 एक संख्या है, अब ये स्वयं से जब भाग देगी तो ये कट जाएंगे और क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। 36 है, उस संख्या में 36 से भाग दोगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। किंतु अगर 0 में 0 का भाग दे दिया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब इसको नहीं निकाला जा सकता। तो कहने का मतलब हमारा इतना था कि जब भी किसी संख्या में उसी स्वयं की संख्या से भाग दिया जाता है तो आपको भागफल 1 प्राप्त होगा, किंतु 0 में अगर 0 का भाग दोगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इससे पहले हमने देखा है कि जब भी किसी संख्या में 0 से भाग देखते हैं तो वो इंफिनिटिव हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जोड़ और घटाना, यानी कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आप सभी लोगों को हो सकता है कि ये सब कुछ आता है, लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं आता है, तो मेरा काम सभी लोगों तक पहुंचना है। तो होप सो आप हमारे साथ बने रहिए, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आऊंगा जो आपके काम ही आएंगी। तो जाइए मत, ये भी सीख लीजिए, भले आता है तो क्या जाता है। पहला पॉइंट कहता है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह हमेशा प्लस का लगता है। तो देखो, धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, मतलब क्या कह सकता हूं, एक एग्जांपल अगर लें तो ये एक 2 है ना, यहां पर 2 लिखा हुआ है, इसमें अगर मैं 3 को जोड़ दूं तो क्या होगा, चिन्ह जो है प्लस का ही रहेगा और ये आपस में जुड़ती है। मतलब धनात्मक संख्याएं सदैव, 2 भी धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है, तो धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह हमेशा क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है या प्लस का लगता है। बात समझ में आ गई। यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि 2 भी धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है, तो ये धन का चिन्ह लगेगा। और जब भी किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगा होता है लेकिन वह धनात्मक ही मानी जाती है, अगर वह ऋणात्मक है तो उसके जो ऋण की का जो चिन्ह है वो उसके साथ लगा होता है। देखो यहाँ पर एक नोट लिख लो, है ना, अगर आप लिख रहे हो तो नोट जरूर याद रखना कि किसी संख्या के पहले, है ना, किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो, है ना, किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो तो सदैव धन चिन्ह ही माना जाता है। मतलब क्या था, जो हमने ऊपर लिया उसमें क्या देखा आपने
कि ये +2 था और ये +3 था, 2 और 3 जुड़ गए तो +5 हो गया। तो बात आपको समझ में आ गई कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह धन का होता है। जैसे 2 और 3 को जोड़ने पर 5 बनता है। पर नोट भी क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है तो सदैव धन का ही चिन्ह उसमें माना जाएगा। और 2 और 3 मतलब धनात्मक 2 और धनात्मक संख्या 3 जब आपस में जुड़ेंगी तो धनात्मक संख्या 5 ही बनेगा। यहां तक बात ओके। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट। देखो अगला जो पॉइंट है उस पर जरा आते हैं। तो क्या कह रहा है दूसरे नंबर का पॉइंट कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, है ना, यानी कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में क्या होंगी, घटेंगी। एक धन है और एक ऋण है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में क्या होंगी, सदैव घटेंगी। पर क्या होगा कि जो चिन्ह लगेगा वो हमेशा बड़ी संख्या का ही लगेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि धन 5 यानी कि +5 और -2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 5 में से 2 चले जाएंगे, घटने हैं, तो जब घटेगा तो क्या बचेगा, 3। पर बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे, 2 या 5? 5 बड़ी है तो 5 में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे चिन्ह 3 जो है प्लस के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है ऊपर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटेंगी, घटा दिया, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होगा, तो चिन्ह 5 जो है वो बड़ी संख्या का हमने ले लिया। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर +3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 - 11 बराबर, अब देखो बड़ी संख्या के पास चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, निगेटिव, माइनस का लगा हुआ है, और ये किसका है, ये प्लस है। तो प्लस और माइनस घट तो जाएंगे, लेकिन संख्या का चिन्ह जो है बड़ी संख्या का होगा तो माइनस लगेगा, पर इसके साथ क्या होगा, घटने के बाद 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि 9 तो 11 होता है। अगला देखते हैं 17 - 8, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका उत्तर 9 आ जाएगा, और जो चिन्ह है वो धनात्मक रहेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लेकर आया, इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, ये काम ही आएंगे आपके पास, लिख जरूर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब ये हेडिंग है हमारे तीसरे नंबर की इस हेडिंग। इस तीसरी हेडिंग में आप जरा समझिए क्या कह रहा है कि ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब क्या कहना है कि एक ऋणात्मक संख्या किसी दूसरी ऋणात्मक संख्या के साथ जब मिलेगी तो क्या हो जाएगा भैया, जुड़ जाएंगी, है ना। और साथ में चिन्ह जो है वो क्या होगा, ऋण का ही लगेगा, क्योंकि कोई एक संख्या इसमें से बड़ी होगी और एक छोटी होगी, तो बड़ी संख्या का चिन्ह हम हमेशा लेते हैं, तो बड़ी संख्या उसमें से भी, वो भी ऋणात्मक, वो भी ऋणात्मक, तो चिन्ह तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। और लेकिन ये आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, धन हो जाएगा इनको जुड़ जाने के कारण। तो भैया ये जुड़ जाएंगी तो इनको जोड़ो जरा, कितना हो गया, 7 और 3 10 और 2 12 हो गया, तो ये नेगेटिव 12 कहला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। और ले लो 8 - 6 संख्या में बड़ा कौन है, 8, लेकिन लगा उसमें भी ऋण है, 8 और 6 14 हो जाएगा, तो आपका आंसर 14 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से जितनी भी संख्या आप लोगे, अगर ऋणात्मक संख्याएं आपस में मिलती हैं तो वो जुड़ जाएंगी, पर चिन्ह हमेशा ऋण का ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी किसी संख्या का प्लस माइनस होता है उसकी जो संख्या होती है बड़ी, उसी की संख्या के बड़ी संख्या, मतलब उस बड़ी संख्या के चिन्ह को ही हम क्या करते हैं, भागफल के साथ रख देते हैं। तो आगे अपन चलते हैं। चलिए अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने जा रहे हैं। गुणा किनका होगा जरा समझिएगा। देखिए, एक धनात्मक संख्या है, उसका गुणा किसी धनात्मक संख्या के साथ अगर आप करोगे तो क्या होगा, धनात्मक संख्या ही बनेगी। यानी कि अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 × 3 बराबर क्या आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, पर किसका, वो धन का ही रहेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं दूसरे नंबर पे, एक धनात्मक संख्या, है ना,
किसी ऋणात्मक संख्या के साथ, है ना, किसी ऋणात्मक संख्या के साथ जब गुणा होगा तो चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा, यानी कि उसमें चिन्ह माइनस का आएगा। तो फिर से इसको देखो, एक धनात्मक संख्या 2 और एक ऋणात्मक संख्या 3, दोनों को गुणा करें तो 3 दूनी 6, पर आएगा आंसर माइनस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तब भी ऋण आएगा, यानी कि -2 को अगर 3 से गुणा करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, -6 ही आएगा। चौथे नंबर पे आए तो देखो, एक ऋणात्मक संख्या किसी अन्य ऋणात्मक संख्या के साथ गुणा करेगी तब उन दोनों के गुणा होने पर उनके जो चिन्ह है वो धनात्मक हो जाएंगे। कैसे, -2 इंटू -3 अगर करोगे तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा और ये सिर्फ 6 बचेगा। तो ये बात आपको समझ में आई, यानी कि अगर माइनस का गुणा समबार करें, देखो अब यहाँ पे एक और बात बताता हूं, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि माइनस का गुणा माइनस से करने पर उसके चिन्ह जो है वो प्लस हो जाते हैं। माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस आएगा, सॉरी, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस आएगा, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा, लेकिन प्लस प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस ही रहेगा। अब एक बात आती है, अगर, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई संख्या है ना, यदि कोई संख्या है ना, यदि मान लें कि यदि ऋण का गुणा, है ना, ऋण का गुणा समबार अगर हो तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऋण का गुणा विषमबार हो, यदि ऋण का गुणा, ये ऋण का चिन्ह है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये ऋण का चिन्ह है, ऋण का गुणा विषमबार हो, क्या विषमबार हो तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को समझो तो मैं क्या लेता हूं, देखो 2 गुणा -3 गुणा 4 गुणा -2 गुणा -3 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो कर लो, 3 दूनी 6, चौको 24, दूनी 48, दिया 144। तो भैया ये तो 144 आ गया। ठीक है, मैं कह रहा था क्या, ऊपर अगर ऋण का गुणा समबार हो तो देखो ये समबार है या विषमबार, 1 ऋण 2 ऋण 3, मतलब ये कितने बार आ रहा है। सम मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं, 1 2, सॉरी, सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 4 6 8 10 होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो ऐसी संख्याएं जो सम है वो 2 4 6 8 होती हैं, जो विषम है वो 1 3 5 7 होती हैं। तो जरा यहाँ पे देखो कि ये ऋण का चिन्ह कितनी बार आया है, ऋण का चिन्ह कितनी बार आया है, तो देखो 1 बार 2 बार 3 बार। तो मैंने क्या कहा था कि जब ऋण का चिन्ह विषमबार आएगा, है ना, जब ऋण का चिन्ह विषमबार आएगा तो क्या साइन लगेगा, माइनस का। तो 144 में क्या लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा दो। पर यहीं पर अगर अपन गुणा करें, देखो अगला प्रश्न देख लो, है ना, -3 फिर -3 फिर -4 और -5। इसको जरा देखो, 3 3 का 9 चौको 36 पंचे 120, ये 120 आया। लेकिन यहाँ पे ऋण कितनी बार है, 1 2 3 4, ये 4 बार ऋण आपका आ रहा है, मतलब कितनी बार आ रहा है, सम बार आ रहा है। तो धन का चिन्ह रहेगा, धन का चिन्ह लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई, आई होप सो। तो बहुत ही अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे और अब आते हैं भाग यानी कि डिवीजन की तरफ चलते हैं। अब समझो, देखिए यहां पर समझिए और इसको जानिए क्या लिखा हुआ है। यदि अंश और हर के चिन्ह, है ना, यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। एक जैसे चिन्ह है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। लेकिन यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। कैसे, समझो, देखो एक धनात्मक संख्या, अंश और हर के चिन्ह समान है, यदि धन का चिन्ह है अंश में और हर में भी धन का चिन्ह है तो क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा।
यदि धन का चिन्ह है अंश में और हर में अगर माइनस आ गया तो क्या प्राप्त होगा? माइनस। यही तो लिखा है अपन ने, ठीक है। यदि अगर माइनस है और यहां भी माइनस हो गया तब क्या प्राप्त होगा? तब फिर प्लस प्राप्त होगा। और आते हैं, यदि माइनस है अंश में और हर में है प्लस तो क्या प्राप्त होगा? माइनस प्राप्त होगा। एक एग्जांपल से इन सभी को समझ लेते हैं, जरा इसको देखना। यदि, है ना, कैसे, ये 6/2 है तो अब ये प्लस में है, ये भी प्लस में, मतलब प्लस आना चाहिए, तो ये 6 है और ये 2, 2×3 6, तो आंसर क्या आएगा? +3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देख लो, यहां पे भी 6/2 रख लो, ये माइनस का हो जाएगा, तो 2×3 6, आंसर माइनस में 3 आ गया, कोई बुराई नहीं है। यहां पर देख लो, -6 अपॉन -6, -6 अपॉन -2 ले लो, 2×3 6, तो ये जो है 3 टाइम्स आएगा, पर ये ऋण से ऋण भी तो कट जाएगा, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यहां पे ले लो, -6 +2, 2×3 6, तो ये -3 बचेगा। तो जो मैंने एग्जांपल लिया उससे आपको समझ में आया होगा कि ऋण और धन का क्या असर पड़ता है। एक एग्जांपल समझिए जरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो कहीं पर -a/b लिखा है, या फिर a/-b लिखा है, या फिर -a/b लिखा है, तो इन सब की बात एक बराबर होगी, इन सब की वैल्यू एक आएगी। कैसे आएगी समझिए, देखिए -6/2 लिखा है ना, तो काट दो भला, क्या आएगा? 6/-2 लिख दो, तब भी क्या आएगा? वही आएगा। या फिर -6/2 लिख दो, तो भी आंसर क्या आएगा? -3 ही आएगा, है ना। ये देख लो, 2×3 6, -3 यहां आ रहा है, 2×3 6, -3, 2×3 6, -3, तो आंसर क्या आएगा आपका? -3 ही आएगा। तो दोस्तों, आज का बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट में हमने प्लस, माइनस, गुणा, भाग और भी जरूरी चीजें सीखी। इन्हीं क्रम को हम लगातार बनाए रहेंगे, पर आप सभी लोगों का साथ शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना जो है आपका बना रहे, और साथ ही आप सभी के मित्रों तक ये वीडियो को शेयर करके आप पहुंचाते चलें। यही हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, और साथ ही उन सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।